नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है टेट, सुपर टेट और आल टेट के लिए जो संस्कृत से प्रश्न आपके टेट में आते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो अगला, और हम जो है हर एक टॉपिक वाइज से आपका जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है वर्ण विचार में दूसरा जो है वर्ण विचार के अंतर्गत आता है, व्यंजन प्रकरण से दूसरा प्रैक्टिस सेट लिया है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिएगा और सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे। ठीक है, अपने मित्र जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें सभी को जो है शेयर करिएगा ताकि वो सभी मित्र जुड़ सकें। और हम अपना जो है टेलीग्राम लिंक शेयर करते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपका जो है हर प्रतिदिन क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए आज का जो है पहला प्रश्न देखते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, वे कहलाते हैं हर्ष स्वर ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन प्लुत स्वर, सी ऑप्शन दीर्घ स्वर, डी ऑप्शन व्यंजन। तो हमारे जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, वे कहलाते हैं हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इसका हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। 2 में क्या दिया है? संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो उपधमानी के साथ ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में जिह्वा मूली के साथ, सी ऑप्शन हलंत के साथ, डी ऑप्शन स्वरों के साथ। तो प्रश्न संख्या 2 का जो है क्या ऑप्शन देंगे? तो संस्कृत व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें जो है किसके साथ लिखा जाता है? तो हलंत के साथ लिखा जाता है। इसका हमारा सी विकल्प सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 3 सभी मित्र जो है उत्तर देंगे। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, तो सभी मित्र उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 3 का। अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं, कहे जाते हैं या कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन में स्वर, बी ऑप्शन में अयोगवाह, सी ऑप्शन व्यंजन, डी ऑप्शन विसर्ग। तो अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 का जो है सी विकल्प सही होगा, व्यंजन च अर्धमात्रिकम। ठीक है, तो व्यंजन हमारे हैं वो अर्धमात्रिक व्यंजन बोले जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 देखिएगा क्या है? त्रिमात्रास्तु प्लुप्तो गेहो च अर्धमात्रिकम, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, ये जो है आपको बताना, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेहो च अर्धमात्रिकम, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर देंगे। तो 4 का जो है व्यंजनम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, त्रिमात्रास्तु प्लुप्तो गेहो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। त्रिमात्रा प्लुप्त की होती हैं और व्यंजन हमारे क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प सही होगा, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। तो यहाँ पर व्यंजनम भरा जाएगा रिक्त स्थान में। अगला प्रश्न संख्या 5 का देखो क्या है? प्रश्न संख्या 5, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? तो सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देंगे सभी मित्र। तो 5 का बताइएगा, अक होगा या हल होगा या हस होगा या अल होगा? तो सभी व्यंजन वर्ण जो है किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? तो हैवर्ड से लेकर के हल तक, तो उसको क्या बोलते हैं? हल प्रत्याहार बोलते हैं। तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी विकल्प सही होगा, 5 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। व्यंजनों का अपर नाम क्या है? तो ए ऑप्शन में हस, बी ऑप्शन में हल, सी ऑप्शन में अच, डी ऑप्शन में अल। तो व्यंजनों का जो अपर नाम है वो क्या होगा? तो व्यंजनों का अपर नाम जो होता है वो क्या होता है? हल होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 7, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है? तो सभी तो उत्तर दीजिएगा, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है 5, 7 का उत्तर देंगे। तो ए ऑप्शन में 33, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 11। तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो है कितनी होती है? तो 33 होती है। प्रश्न संख्या 7 का जो है ए विकल्प सही होगा, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न संख्या 8, महेश्वर, कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो ए ऑप्शन में 14, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 10, डी ऑप्शन में 5। तो 4 सूत्रों में जो है पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक अयुण, ऋलिक, अयुंग, अयोज तक जो है इसमें स्वर गिने गए हैं। और जो आगे का आपका हैवर्ड से लेकर के
ठीक है। तो हैवर्ड से लेकर के हल तक, तो इसमें 10 सूत्रों में जो है आपका महसा सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। प्रश्न संख्या 8 का क्या ऑप्शन सही होगा? सी विकल्प सही होगा। 10 महसा सूत्रों में जो है आपका व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। अगला, हैवर्ड से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं, तो इसमें व्यंजन गिने गए हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्या वर्ण गिने गए हैं? व्यंजन। तो हैवर्ड से लेकर के हल तक सूत्रों में गिने गए हैं व्यंजन वर्ण, तो 9 का ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 10, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ? ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में 6। तो व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देंगे सभी मित्र। तो 10 का जो है व्यंजन वर्णों का जो है प्रमुख रूप से 3 प्रकार से विभाजन हुआ है, तो इसका आपका विकल्प आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, 3 प्रकार से व्यंजनों का हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। इसमें 3 प्रकार मुख्यतः जो है कौन कौन से बताते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन होता है, और अंतस्थ व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, और जो ऊष्म व्यंजन होता है। मुख्य रूप से 3 ही हैं, लेकिन महसा सूत्रों में जो संयुक्त व्यंजन है उनको नहीं गिना गया है, इसलिए हमारे मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों को 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। तो आपका ये प्रश्न संख्या 10 का 3 सही होगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 11, व्यंजनों का भेद नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन, बी ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन, सी ऑप्शन ऊष्म व्यंजन, डी ऑप्शन हर्ष व्यंजन। तो ये व्यंजनों का भेद नहीं है, तो 11 का ऑप्शन देंगे, तो 11 का डी विकल्प सही होगा। हमारा जो है हर्ष व्यंजन नहीं होते हैं, तो डी विकल्प इसका सही होगा 11 का। अगला प्रश्न संख्या 12, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है, तो क्या होगा? हर्ष व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उपरोक्त सभी। तो स्पर्श अंतस्थ ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है, तो 12 का जो है सी विकल्प सही होगा। संयुक्त व्यंजन का भेद माना जाता है, लेकिन मुख्यतः 3 ही भेद माने गए हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन जो है महसा सूत्रों में परिगणित नहीं है, तो इसका जो है अतिरिक्त एक व्यंजन का भेद जो है वो संयुक्त व्यंजन भी होता है, तो 12 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 13, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, मिश्रित व्यंजन ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन स्पर्श व्यंजन, सी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन, डी ऑप्शन ऊष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। तो संयुक्त 13 का उत्तर देंगे, तो 13 का क्या विकल्प सही होगा? 13 का जो है बी विकल्प सही होगा, स्पर्श व्यंजन कह लेते हैं को। 13 का जो है हमारा बी विकल्प सही होगा, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ए ऑप्शन में 20, बी ऑप्शन में 22, सी ऑप्शन में 25, डी ऑप्शन में 30। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 बताई गई है। कादेव, मावसाना, स्पर्शा, का से लेकर के मा तक जो है 14 का हमारा सी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 15, कादेव, मावसाना, स्पर्शा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो क्या होगा? कादेव, मावसाना, स्पर्शा, इसमें हमको विकल्प कौन सा भरा जाएगा? स्पर्शा, डी विकल्प इसका सही होगा 15 का। अगला है प्रश्न संख्या 16, का से लेकर मा तक के वर्ण कहे जाते हैं, तो स्वर वर्ण कहे जाते हैं, या अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं, या स्पर्श वर्ण कहा जाता है, या ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो का से लेकर मा तक के वर्ण कहे जाते हैं, तो 16 का उत्तर देंगे समित 16 का। तो उनको क्या कहा जाता है? कादेव, मावसाना, स्पर्शा, तो इसको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, तो हमारा इसका सी विकल्प से होगा, 16 का सी विकल्प से हो गया। अगला प्रश्न संख्या 17, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं उन्हें, इसलिए उन्हें कहते हैं स्पर्श वर्ण। ये ऑप्शन, बी ऑप्शन अंतस्थ, सी ऑप्शन ऊष्म, डी ऑप्शन अयोगवाह। तो 17 का उत्तर देंगे समित, तो उनको स्पर्श वर्ण ही कहा जाता है। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण, इसका ए विकल्प सही होगा 17 का। अगला प्रश्न क्या 18, तो अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो सभी तो 18 का उत्तर देंगे। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ए ऑप्शन में सल, बी ऑप्शन में यण, सी ऑप्शन में अच, डी ऑप्शन में हाल। तो अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? 18 का जो है सभी तो उत्तर देंगे। तो एणो अंतस्था सूत्र है, एणो अंतस्था, इसमें यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो इस अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? यवा, रला,
ठीक है, या व र ला ये अंतस्थ वर्ण है, तो इसका विकल्प हमारा यण प्रत्याहार में, अंतस्थ वर्ण जो है यण प्रत्याहार में आते हैं, तो बी विकल्प इसका सही हो गया। अगला अंतस्थः रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो ए ऑप्शन में एणा, बी ऑप्शन में सलाह, सी ऑप्शन में हरस्वा, डी ऑप्शन में दीर्घा। तो एणा अंतस्थः रिक्त स्थान की पूर्ति में भरा जाएगा एणा अंतस्थः, अभी हमने सूत्र बता दिया। तो 19 का जो है ए विकल्प हमारा सही होगा। और सभी मित्र जो है वीडियो को शेयर करते रहें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। तो अंतस्थ व्यंजन बताना कितने हैं, तो ये 20 का आंसर देंगे से मित्र। 20 में क्या बताना है, 20 का ए ऑप्शन में दिया 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 20 का उत्तर देंगे से मित्रों। तो 20 में आपको बताना है, 20 का जो है सी विकल्प होगा। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, या वारा ला, तो 4 होगी इसकी संख्या। अगला प्रश्न संख्या 21, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण अभी हमने बताया, तो या वारा ला है, तो इसका हमारा 21 का जो है बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में देखिएगा क्या दिया है, ऊष्माणा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ए ऑप्शन में सल, बी ऑप्शन में यणा, सी ऑप्शन में प्लुत्ता, डी ऑप्शन में दीर्घा। तो 22 का उत्तर देंगे ऊष्माणा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसमें क्या भरा जाएगा, तो सलोष्माणा, तो ए विकल्प सही होगा। 22 का हमारा ए विकल्प सही होगा, सलोष्माणा, सूत्र है सलोष्माणा। इसमें सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं आपका स ह, 4 आते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। तो 23 का हमारा बी विकल्प सही हो गया, स और ह। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अभी हमने बताया सल प्रत्याहार का, तो इसका ए विकल्प सही हुआ, 24 का ए विकल्प। अगला प्रश्न क्या 25 का उत्तर देंगे सभी। तो 25 में लिखा है स ह, इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है ऊष्म व्यंजन में, या अंतस्थ व्यंजन में, या अयोगमाह में, या संयुक्त व्यंजन में। तो स ह ये ऊष्म व्यंजन है, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो 25 का जो है ये विकल्प हमारा सही होगा। तो समित्र बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 26 का उत्तर देंगे समित्र। 26 प्रश्न संख्या 26 में देखिएगा क्या है, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये ऑप्शन में बी ऑप्शन ऊष्म व्यंजन, सी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दो वर्णों के व्यंजन से दो व्यंजन, जब दो व्यंजन वर्णों को मिलाया जाता है तो उन्हें कहते हैं क्या। तो 26 का उत्तर देंगे सभी। तो 26 का तो ए विकल्प हमारा सही होगा, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्षत्रज्ञ। तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगला है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, नहीं है पूछा गया है। 27 में मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन का दूसरा नाम मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में छ, बी ऑप्शन में त्रा, सी ऑप्शन में ज्ञा, डी ऑप्शन में पा। तो पा हमारा जो है वो संयुक्त और मिश्रित व्यंजन नहीं है, तो इसका जो है 27 का डी विकल्प सही होगा। 27 का डी विकल्प सही हो गया। 28 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो का, सा और आ को मिलाने पर छा बनेगा, ता, रा और आ को मिलाने पर त्रा बनेगा, ज्या और ज्ञा और आ को मिलाने पर या बनेगा, पाणा। ये हमारा सुमेलित नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है। तो ये तीनों जो है हमारे सुमेलित हैं, इनको तीनों को सुमेलित संयुक्त व्यंजना है। और इसका विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। क्या विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। ये डी विकल्प हमारा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। प्रश्न संख्या 29 में क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इनको वर्गाक्षर कहा जाता है, या वर्गीय व्यंजन, या स्पर्श व्यंजन, या उपयुक्त सभी। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को कहा जाता है। तो 29 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 29 का जो है इनको वर्गाक्षर भी कहा जाता है और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जो है का से लेकर माँ तक का जो हमारा स्पर्श व्यंजन है और ये वर्ग में आते हैं तो इनको वर्गाक्षर भी कहते हैं, और वर्गीय व्यंजन है तो इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी होगा, डी विकल्प इसका सही होगा। 29 का डी विकल्प सही हो गया।
अगला प्रश्न संख्या 30, चू अर्थात चा वर्ग में कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? तो चू अर्थात चा वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? तो हमारे जो उदित वर्ण होते हैं, जैसे कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, ये उदित वर्ण है। ठीक है, 5 उदित वर्ण हैं और इसमें जो है हर वर्ग के अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, वर्ग है। तो चू का मतलब चा वर्ग, तो चा वर्ग में आपके आते हैं चा छा जा झा। तो 30 का जो है ए विकल्प सही होगा हमारा। इसमें जो है चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आता है, तो इसका 30 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, वर्गीय व्यंजन नहीं है तो का वर्ग में आता है का खा गा घा अंगा आता है, चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आता है। और इसमें पूछा गया वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो 31 का सही उत्तर दीजिएगा। तो ये वर्गीय व्यंजन जो है वो हमारा या वर्ग नहीं होता है, ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो या वारा और ये ला और हा, इसका विकल्प जो है वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो डी विकल्प सही हो गया 31 का। अयोग वाहक कितने होते हैं? ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन में 8। तो अयोग वाहक कितने हैं? तो अयोग वाहक की संख्या बताई गई है, तो 32 का उत्तर देंगे। तो अयोग वाहक की संख्या 4 बताई गई, अंग आ और उपधमानीय नाम और जीवा मूली, उपधमानी और जीहा मूली, ये जो है 2 वर्ण और हैं, तो 4 हो गए हैं। तो इसका विकल्प हमारा ए ऑप्शन से होगा। अयोग वाहक की संख्या कितनी है? 4 होती है। अगला प्रश्न संख्या 33, कौन सुमेलित नहीं है? अनुस्वार, विसर्ग, जीहा मूली, उपधमानी, ये क्या है? अयोग वाहक हैं। सही है, ये तो सही है। छत्र ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। को चो टू तू पू, ये उदित वर्ण है। और या बर ला, ये अंतस्थ वर्ण है। स स हा, ये ऊष्म वर्ण है। और का से लेकर के माँ तक ये स्वर वर्ण नहीं, ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। तो इसीलिए हमारा कौन सुमेलित नहीं है? तो यफ वाला सुमेलित नहीं है। का से लेकर के माँ तक को इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, स्पर्श वर्ण। ठीक है, तो इसका डी यफ वाला विकल्प हमारा सुमेलित नहीं है, तो इसका यफ वाला विकल्प सही हो गया 33 का। अगला प्रश्न क्या 34 देखिएगा, अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महर्षि सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? 34 का ए विकल्प सही होगा, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, 34 का क्या होगा? ए विकल्प सही होगा। अगला 35, अंग आह इत्यच परो किम उच्यते, अंग आह इत्यच यत्यच परो किम उच्यते। तो अनुस्वार विसर्गो या नासिका अनुस्वारो, जीभ्या मूलियो या उपधमानियो। तो अंग आह का जो है क्या होता है, इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो 35 का ए विकल्प होगा, अनुस्वार और ये विसर्ग हैं, अनुस्वार विसर्गो, ए विकल्प सही होगा 35 का। अगला प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं। तो समेत 36 का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं। तो ए ऑप्शन में आ और बी ऑप्शन में लिखा है क ख और सी ऑप्शन अंग आह, डी ऑप्शन में पा और फा। तो अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं निम्नलिखित में से, तो बताना। 36 का उत्तर देंगे समित, तो 36 का सी विकल्प सही होगा, अंग आह ये हमारे क्या है? अनुस्वार और विसर्ग से युक्त हैं। अगला 37 का उत्तर दीजिएगा समित। 37 प्रश्न देखिएगा, जीहा मूली वर्ण कितने होते हैं? तो जीहा मूली वर्ण कितने होते हैं? ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में 4। तो जीहा मूली वर्ण बताना है। 37 का उत्तर दीजिएगा। तो जीहा मूली 1 होता है। तो हमारा वर्ण कितने हैं? जीहा मूली 1 वर्ण होता है, तो उसका ए विकल्प सही हो गया। ठीक है, जीहा मूली 1 वर्ण होता है। इसमें क्या होता है? का और खा के पहले अर्ध विसर्ग लगा होता है, उसको बोलते हैं जीहा मूली। और उपधमानी वर्ण ये भी 1 होता है। तो उपधमानी वर्ण में आता है पा और फा आता है। ठीक है, इसके पहले पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग होता है, तो इनको उपधमानियाँ बोलते हैं। तो इसकी संख्या 1 होती है। जीवा मूली और उपधमानी की 1-1 संख्या होती है। अगला है 39 का देखिए, इत कखाभ्याम प्रगार्थ विसर्ग सदृश्यो जीवा मूली रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो का और खा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग है और ता ये नहीं है, तो रिक्त स्थान में पूर्ति करना है कखाभ्याम प्रगार्थ विसर्ग सादृश्यो जीहा मूली। तो इसका जो है 39 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। ये जीहा मूली वर्ण जो हैं
ये है 1, जिह्वा मूल्य 1। वर्ण 2 हैं लेकिन संख्या इनकी जिह्वा मूल्य अगर पूछा है कितने वर्ण होते हैं तो 1 बताना है। उपधमानीय वर्णों की संख्या तब भी 1 बताना है। तो इसका का और खा के पहले क्या होगा, अर्ध विसर्ग होगा। तो ये विकल्प सही होगा 39 का। अगला प्रश्न क्या 40, का और खा इति कखाभ्याम प्रगार्थ विसर्गयो सादृश्यो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इनको क्या कहा जाता है, का खा इति कखाभ्याम प्रगार्थ विसर्ग सादृश्यो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इनको कहा जाता है जिहा मूली कहा जाता है। तो 40 का जो है क्या हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 40 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 41 का देखिएगा सभी मित्रों, का और खा के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। 41 का उत्तर दीजिएगा। जो का और खा के पहले जो आधा विसर्ग होता है लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधमानी या अनुस्वार या विसर्ग या जिहा मूली। तो 41 का जो है डी विकल्प सही होगा, उसको जिहा मूली बोला जाता है। जो अर्ध विसर्ग होता है उसको जिहा मूली वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो 41 का डी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्या 42 का देखिएगा, जिहा मूली का ख वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो जिहा मूल से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ओष्ठ से, सी ऑप्शन दंत से, डी ऑप्शन में कंठ से। तो जिहा मूली का खा वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो 42 का जो है इसको जिहा मूल से बोलते हैं, तो जिह्वा मूल से होता है। तो ए विकल्प इसका सही होगा 42 का। अगला 43, प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे, और जो का और खा के पहले लगाया जाता है आधा विसर्ग उसको जिहा मूल बोलते हैं। तो और पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग के समान चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उपधमानी कहते हैं। तो 43 का जो है हमारा ए विकल्प सही होगा। 43 का ए विकल्प सही होगा। ठीक है, तो उपधमानी पा और फा वर्णों का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ है, बी ऑप्शन में कंठ से, सी ऑप्शन दंत से, डी ऑप्शन तालु से। उपधमानीय पा फा वर्णों का उच्चारण स्थान है तो 44 का जो है ओष्ठ बोलता है, उपधमानीय नाम ओष्ठ हो। तो इसका ओष्ठ होगा। ठीक है, तो ए विकल्प सही होगा 44 का। अगला प्रश्न क्या 45 देखिएगा, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं। किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं। तो ए ऑप्शन में अल, बी ऑप्शन में हल, सी ऑप्शन में अच, डी ऑप्शन में अण। तो सभी मित्र 45 का ये लास्ट प्रश्न है। 45 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र जो है, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों को गिना गया है। तो 45 का, तो अल प्रत्याहार जो है अयुण से लेकर के अयुण का आ और हल का ला। तो अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजनों को गिना गया है। तो ए विकल्प इसका सही हो गया 45 का ए विकल्प। तो सभी मित्र अपना स्कोर बताएंगे कि कितना सही हुआ हमारा 45 प्रश्नों में। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आज के प्रश्न कैसे रहे, और अपना स्कोर जरूर बताएं। और अधिक से अधिक मित्रों को वीडियो को शेयर करिएगा। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जरूर जुड़ें। वहाँ पर PDF जो आपको प्रतिदिन दी जाएंगी, अपना फिर से रिवीजन करिएगा। और तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव क्लास प्रतिदिन आपके समक्ष जो है 6 बजे शाम को लाइव चलेगी। तो टेट और सुपर टेट के लिए ये कक्षा आपको प्रतिदिन 6 बजे हम लेकर के आएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।